हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी हेड वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है हम लोग एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करेंगे जो कि एम्स बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग से रिलेटेड है। तो आप सभी को पता है आज जो है इवनिंग के टाइम पे आपकी मॉक राउंड की जो काउंसलिंग थी, जिसने भी पार्टिसिपेट करा था तो उन सभी कैंडिडेट्स का जो है रिजल्ट आ चुका है। तो ये जो मॉक राउंड का रिजल्ट आया है इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। आई होप आप सभी ने चेक कर लिया होगा। इन केस आपने नहीं करा तो आप मेरी इससे प्रीवियस वाली वीडियो जो है वो आप देख सकते हो, तो आपको पता लग जाएगा कि मॉक राउंड का जो रिजल्ट है वो किस तरीके से चेक करना है। तो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो जो मॉक राउंड का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ है, तो ये जो पीडीएफ आपके सामने स्क्रीन पर है, तो इसमें रिलेटेड जो भी फैक्ट्स हैं उस पर हम अपना एनालिसिस करेंगे। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, ताकि मॉक राउंड से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो इस वीडियो के एंड में जो है वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज कंप्लीट देखना, ताकि एक एक पॉइंट जो भी इसका इंपॉर्टेंट है वो आपको अच्छे से क्लियरली समझ आ पाए। क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से नहीं समझते तो आगे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। अगर वीडियो के एंड में आपके पास फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन कमेंट सेक्शन में कई बार ऐसा होता है कि मैं उसको चेक नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो अपना जो भी डाउट होगा, तो वहां पर जो है मैं आपकी क्वेरी को सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट आया है, पहले तो मॉक राउंड के रिजल्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन इस बारे में करते हैं कि रिजल्ट हमें क्या बताता है। ठीक है, कि क्या मॉक राउंड का जो रिजल्ट है क्या वो एक्चुअल रिजल्ट से मतलब वेरी करेगा या एक्चुअल रिजल्ट उसके जैसा होगा, क्या होगा। ठीक है, तो पहली चीज तो हमें ये समझनी चाहिए कि मॉक राउंड जो कंडक्ट करवाया गया है वो आप सभी को एक प्रैक्टिस देने के लिए कंडक्ट करवाया गया था। तो इसमें जो आपका सीट एलोकेशन हुआ है वो आपके जो भी फर्स्ट राउंड का एक्चुअल वाला सीट एलोकेशन होगा वो उसके जैसा भी हो सकता है और उसके जैसा नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही केसेस बन सकते हैं। अभी जब आगे आप पूरी वीडियो कंप्लीट देख लोगे तो आपके सारे डाउट इसके रिगार्डिंग फिनिश हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो ऐसा है कि मॉक राउंड में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो अभी ऐसा होगा कि अभी पहले मैं आपको ये बताता हूं, हम लोग मॉक राउंड की जो है कट ऑफ के ऊपर एक बार नजर मार लेते हैं। ठीक है, तो इस पीडीएफ के जब आप एंड में जाओगे, ठीक है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। जिसने भी अभी तक डाउनलोड नहीं करी तो पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हो ये है कट ऑफ रैंक। ठीक है, जो मॉक राउंड की काउंसलिंग का जो रिजल्ट आया ये उसकी कट ऑफ रैंक है। मतलब ये जो रिजल्ट इन्होंने निकाला है उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता लगता है कि अनरिजर्व कैटेगरी से जो है 919 ओवरऑल रैंक तक जो है सीट अलॉट की गई है। ओबीसी कैटेगरी में जो है 1340 रैंक तक जो है सीट अलॉट की गई है। जो मैं रैंक बोल रहा हूं ये ओवरऑल रैंक है। ठीक है, एससी कैटेगरी में 2761 रैंक तक जो है सीट अलॉट हुई है। एसटी कैटेगरी में 2684 और ईडब्ल्यूएस में 1376। बाकी पीडब्ल्यूपीडी में 543 रैंक तक जो है अनरिजर्व कैटेगरी में सीट अलॉट की गई है। क्लियर है, तो अब आप ये समझ लो, आप जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं, सपोज अगर किसी की 919 रैंक है यूआर से, अगर उसकी सीट अभी अलॉट हो गई है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसकी सीट जो है वो फर्स्ट राउंड में अलॉट हो जाएगी। ठीक है, वो मैं अभी बता रहा हूं क्यों नहीं होगी। क्योंकि आप ये देख सकते हो यहां पर सबसे पहले हम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी यहां पर आपके डाउट्स होंगे वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो आप ये देख सकते हो, ये तो मतलब वो सारी डिटेल्स लिखी कि इन सभी एम्स की जो काउंसलिंग है इतने टाइम से इतने टाइम तक चली थी और उसके बाद जो है रिजल्ट ये डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, तो अब यहां पर आप देख सकते हो जैसे फर्स्ट जो ओवरऑल रैंक 1 है उनको एम्स दिल्ली अलॉट हुआ है। ठीक है, उन्होंने एम्स दिल्ली चूज करा होगा। उसके बाद यहां पर थर्ड नंबर पे आप जब देखोगे, ठीक है, थर्ड नंबर पे जिनका रोल नंबर 81011121 है, तो इनकी ओवरऑल रैंक जो है वो 3 है। कैटेगरी इनकी अनरिजर्व्ड है। इसके आगे आप एक चीज लिखी हुई देखोगे जो लिखा है एनआर और एनपी। ठीक है, एनआर और एनपी का मतलब है आइदर नॉट रजिस्टर्ड और नॉट पार्टिसिपेटेड। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, मतलब कि ये जो कैंडिडेट है जिनकी ओवरऑल रैंक 3 है, इन्होंने मॉक राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। ठीक है, और उसके आगे अलॉटेड सीट कैटेगरी में एनए लिखोगे, मतलब एनए लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि जब पार्टिसिपेट ही नहीं करा तो कैटेगरी क्या पता लगेगी कि किस कैटेगरी से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। क्लियर है, अब यहां पर ये देख सकते हो जो ओवरऑल रैंक 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, इन सबके आगे एनआरएनपी लिखा है। मतलब इन्होंने मॉक राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। उसके बाद 14 और 15 ये वाली आप रैंक देखोगे ओवरऑल रैंक, तो इनके आगे भी आपका एनआर और एनपी लिखा है। ऐसे काफी सारी कैंडिडेट्स हैं जिनके आगे एनआर एनपी लिखा हुआ है। मतलब ये ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने मॉक राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं किया है। और ऐसे कैंडिडेट्स आप बहुत सारे यहां पर बीच बीच में देख सकते हो। ठीक है,
तो अब होगा ये कि अगर इन्होंने मॉक राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा है तो क्या हुआ, इनकी जो वैकेंट सीट थी वो आगे जिनकी रैंक थी, मतलब जिनकी रैंक और नीचे थी, उनको वो वाली सीट अलॉट होती गई। इसलिए जो आपको कट ऑफ रैंक वहां पर 993 वो 919 देख रहे हो जो अनरिजर्व कैटेगरी से, वो पुल बैक हो जाएगी। ठीक है, मतलब जब फर्स्ट राउंड की एक्चुअल काउंसलिंग होगी, क्योंकि ये सभी कैंडिडेट जो है अगर ये काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, जरूरी नहीं है कि अगर इन्होंने की मॉक राउंड में जो पार्टिसिपेट नहीं करा तो ये फर्स्ट राउंड में भी नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं वो मॉक राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो डायरेक्टली फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं। क्लियर है? तो आप ये देख सकते हो कितने सारे बीच में ये स्पेसेस हैं। ठीक है, एनआरएनपी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो कैंडिडेट्स हैं इन्होंने अभी तक मॉक राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा, लेकिन ये फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फर्स्ट राउंड में जब ये पार्टिसिपेट करेंगे तो इनकी जो सीट थी, मतलब जो इनको सीट मिलनी चाहिए थी, वो इनको मिल जाएगी। तो होगा ये कि जो नीचे के कैंडिडेट्स होंगे जिनकी बहुत ज्यादा ऊपर रैंक है, उनकी जो सीट है जो अभी उनको मॉक राउंड में मिल गई है, वो उनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिलेगी। तो ये चीज आप ध्यान रखना। ठीक है, तो पहली चीज तो मतलब इससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो भी कैंडिडेट्स ऐसे हैं, मतलब यहां पर अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये 919 रैंक है अनरिजर्व कैटेगरी से, तो ये जो भी कैंडिडेट्स हैं 900 के आसपास या 800 के आसपास, तो उनको जो है इस चीज के लिए खुश नहीं होना चाहिए कि उनको जो है सीट अलॉट हो गई है मॉक राउंड में। अब आगे जो है फर्स्ट राउंड जब एक्चुअल राउंड होगा तो उस टाइम पर आपके लिए कोई भी सिचुएशन बन सकती है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, ऊपर के जितने भी कैंडिडेट्स ने अपना रजिस्ट्रेशन छोड़ा है, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करा, वो पार्टिसिपेट करेंगे और आपको सीट जो है वो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज्यादा ना रखें इस चीज के लिए कि हमें मॉक राउंड में सीट मिल गई है तो हमें फर्स्ट राउंड में भी सीट मिल जाएगी। हाँ, लेकिन जो टॉप मेरिट में स्टूडेंट्स हैं उनको डरने की कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ नीचे जिनकी रैंक जो है ज्यादा है, मतलब आप ये मान सकते हो जो 500 से अबव वाले कैंडिडेट्स हैं, 500 अनरिजर्व में 500 से ऊपर रैंक वाले जो कैंडिडेट्स हैं या फिर 400 450 से ऊपर वाले हैं, उनको डरने की जरूरत है। ठीक है, तो वो ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन ना रखे इसके रिगार्डिंग कि हमें मॉक राउंड में सीट मिल गई थी तो अब हमें तो मिल ही जाएगी। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, और ऐसा सभी कैटेगरी के साथ होगा, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो। ठीक है, तो ये एक हार्श ट्रूथ है जो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसका रीजन भी मैंने आपको इसके पीछे बता दिया। तो ये मतलब ये है, तो ये जो मतलब कंक्लूजन था वो जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि मॉक राउंड का जो रिजल्ट है क्या उसका सच में कोई मतलब है फर्स्ट राउंड से। तो देखो, मतलब है उन कैंडिडेट्स के लिए जिनकी रैंक अच्छी है, और उनके लिए मतलब नहीं है जिनकी रैंक थोड़ी सी डाउन है। ठीक है, तो उनको एक्सपेक्टेशंस इसके लिए नहीं रखनी चाहिए इस रिजल्ट से। बाकी जो फर्स्ट राउंड में होगा तब आपको पता लग जाएगा। क्लियर है? अब यहां पर एक चीज और लिखी होती है, क्या बोलते हैं, कहीं पर किसी कैंडिडेट के आगे ना FCNA अगर लिखा होगा। ठीक है, सपोज यहां पर देख सकते हो ओवरऑल रैंक 144 पर देख सकते हो, ये जो पेज है इसकी जो आखिरी वाली रैंक है 144, इसके आगे लिखा है FCNA। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फील्ड चॉइस नॉट अलॉटेड। ठीक है, फील्ड चॉइस नॉट अलॉटेड, मतलब सपोज अगर इनकी 144 रैंक है और इन्होंने सपोज चॉइस जो फिलिंग करी थी उसमें सिर्फ इन्होंने एम्स दिल्ली को चूज किया था, तो एम्स दिल्ली अगर इनको नहीं मिला होगा और बाकी इन्होंने कोई भी चॉइस जो है वो चूज नहीं करी, तो इनके आगे FCNA लिख गया, मतलब इन्होंने जो भी चॉइस फिल करी थी तो वो उनको अलॉट नहीं हुई है, और बाकी अगर इन्होंने चॉइस फिल करी होती तो इनको अलॉट हो जाता वो कॉलेज। समझ आ गई बात? तो ऐसे जो कैंडिडेट्स होते हैं जो सिंगल चॉइस या डबल चॉइसेस को फिल करते हैं, बाकी चॉइसेस फिल नहीं करते, सिर्फ किसी की ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे सिर्फ एम्स दिल्ली चाहिए, ठीक है, या फिर मुझे एम्स जोधपुर ही चाहिए। ठीक है, तो वो कैंडिडेट्स जो है बाकी चॉइसेस फिल नहीं करते, तो उसका एडवांटेज जो है वो बाकी जो अदर कैंडिडेट्स होते हैं उनको मिल जाता है। क्लियर है? तो अगर आपका कोई ऐसा स्पेसिफिक रीजन नहीं है तो मैं आपसे ये बोलूंगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चॉइसेस अपनी फिल करें, ताकि आपकी चांसेस जो हो वो ज्यादा हो जाएं सीट मिलने के। क्लियर है? तो एक चीज तो ये हो गई। ठीक है, तो NRNP का मतलब मैंने आपको बता दिया, FCNA का मतलब मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर कुछ कैंडिडेट्स के आगे जो है लिखा होता है MRC। ठीक है, जैसे आप ये रैंक देख सकते हो, ओवरऑल रैंक जो है 21, इनकी कैटेगरी है OBC NCL, इनको एम्स दिल्ली अलॉट किया गया है, और अलॉटेड कैटेगरी के नीचे इनके पास लिखा हुआ है URMRC। ठीक है, तो URMRC का मतलब ये है कि इनकी जो कैटेगरी थी, मतलब जिनसे इन्होंने अप्लाई करा था वो थी इनकी OBC NCL, बाकी जो इनको सीट अलॉट हुई है वो इनको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट अलॉट हुई है। वो क्यों हुई है? क्योंकि ये मेरिटोरियस कैंडिडेट है। ठीक है, MRC का मतलब मेरिटोरियस कैंडिडेट।
क्लियर है। तो ऐसा होता है कि सपोज अगर कोई भी कैटेगरी का कैंडिडेट है, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो, तो अगर वो कैंडिडेट टॉपर मतलब टॉपर होता है या कि मतलब टॉप मेरिट में आता है, तो उसको जो सीट अलॉट होती है वो हमेशा अनरिजर्व कैटेगरी से होती है। अगर उसकी रैंक इतनी अच्छी नहीं है कि उसको अनरिजर्व कैटेगरी से सीट नहीं मिल पा रही, तब उसको कैटेगरी का जो है रिजर्वेशन का बेनिफिट दिया जाता है। अगर उसकी रैंक अच्छी है तो उसको कैटेगरी के रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने की कोई भी नीड नहीं है। तो उस केस में उसके आगे एमआरसी लिखा होता है, यानी कि उसको जो सीट अलॉट हुई है वो उसकी कैटेगरी से नहीं बल्कि अनरिजर्व कोटा से हुई है, यानी कि जनरल कैटेगरी से हुई है। क्लियर है। तो तीसरी चीज जो है वो आपकी ये हो गई। क्लियर है। अब हम बात करेंगे कि ऐसे बहुत सारे जो कैंडिडेट्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा मॉक राउंड में, उनका क्या होगा, क्या वो फर्स्ट राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं? ठीक है, तो वो जो चीज है वो अब हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो पीडीएफ में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाला एक सेक्शन है लास्ट पेज पर। तो यहां पर सारे पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं। तो ये पहला लिखा हुआ है, दिस लिस्ट इंक्लूड्स ओनली दोज कैंडिडेट्स हु वर एलिजिबल to participate and accordingly registered for the AIMS BSc Honors Nursing August 2022 seat allocation for the mock round through the online portal from 11 AM 17 September to 5 PM 20th September 2022। ठीक है, तो इस लिस्ट में सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो एलिजिबल थे मॉक राउंड के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो उनका ही सीट अलॉटमेंट हुआ है, उसके अलावा और किसी कैंडिडेट का नहीं हुआ है। दूसरी चीज ये है कि ऑल कैंडिडेट्स हु आर एलिजिबल अकॉर्डिंग टू रिजल्ट नोटिफिकेशन नंबर जो भी है, ठीक है, एंड रजिस्टर्ड फॉर द एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग सीट एलोकेशन फॉर द मॉक राउंड थ्रू द ऑनलाइन पोर्टल विल बी एबल टू एडिट, रीऑर्डर, ऐड और डिलीट देयर चॉइसेस फॉर द फर्स्ट राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। तो देखो अभी तक आपने जो जिस कैंडिडेट ने भी मॉक राउंड में पार्टिसिपेट करा, तो उनके पास ये राइट दिया गया है, ये एक अपॉर्चुनिटी दी गई है कि अभी फर्स्ट राउंड का जो लॉकिंग डेट होगी, यानी कि फर्स्ट राउंड की जो चॉइस लॉकिंग डेट है, शायद एक ही दिन दिया जाएगा, शायद परसों तक का आपको टाइम दिया जाएगा, मैं आपको बता दूंगा कल। तो वो जो टाइम दिया जाएगा, अगर आप उससे पहले पहले चाहते हो अपनी चॉइस को चेंज करना, चाहे आप किसी कॉलेज को ऐड करना चाहो अपनी लिस्ट में तो वो भी कर सकते हो, किसी कॉलेज को आप डिलीट करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, और कॉलेज की प्रायोरिटी को चेंज करना चाहो, यानी कि नीचे अगर आपने एम्स बठिंडा को डाल रखा है, अगर आप उसको ऊपर रखना चाहते हो, एम्स जोधपुर अगर आपने नीचे करा उसको ऊपर करना चाहते हो, या कोई कॉलेज आपने ऊपर लिस्ट में रखा उसको नीचे करना चाहते हो, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद लिखा है, इन केस द चॉइसेस मेड अर्लियर बाय द कैंडिडेट आर नॉट एडिटेड, रीऑर्डर, एड और डिलीटेड, देन द चॉइसेस aims made by them in the mock round will be automatically considered for the seat allocation for the first round of seat allocation। ठीक है, यानी कि अगर आपने कोई भी चेंज नहीं करा, कोई भी छेड़खानी नहीं करी अपनी चॉइसेस में, तो आपकी जो मॉक राउंड की चॉइसेस थी, जो आपने मॉक राउंड में रजिस्ट्रेशन करा, उसके बाद जो चॉइसेस को आपने सेव करा, सबमिट करा, ठीक है, तो वही चॉइसेस आपकी फर्स्ट राउंड के लिए बन जाएंगे। क्लियर हो गया। फर्स्ट राउंड के लिए वो ऑटोमेटिकली क्या होंगे, सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद है, all candidates who are eligible according to result notification 27 June 2022 but could not register themselves for the AIMS BSc Honors Nursing 2022 seat allocation for the mock round through the online portal can also register themselves in the exercising or editing of choices AIMS for the first and second rounds of seat allocation on the date specified in the important dates link। ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट जो रजिस्टर नहीं कर पाए थे मॉक राउंड के लिए, वो भी रजिस्ट्रेशन जो है वो अपना कर सकते हैं, अपनी चॉइसेस को फिल कर सकते हैं, अपनी चॉइसेस को फिर से एडिट कर भी सकते हैं। ठीक है, और वो कब तक कर सकते हैं, शायद 24 है उसकी लास्ट डेट। ठीक है, बाकी मैं आपको कल उसके बारे में उसका शेड्यूल बता दूंगा, जो फर्स्ट राउंड का एक्चुअल शेड्यूल है। ठीक है, तो यहां से ये बात क्लियर हो गई कि जिन कैंडिडेट ने मॉक राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करा, वो अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है, मैं उस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, उसका जो लिंक है वो भी मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। तो जिस कैंडिडेट ने नहीं करा तो वो वहां से देखकर एक बार कर सकता है। अदरवाइज एम्स बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग 2022 की मेरी प्लेलिस्ट भी पड़ी है चैनल पर, तो वहां पर भी वो आपको वो वाली जो वीडियो है वो आपको वहां पर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद है, द पोर्टल फॉर एक्सरसाइजिंग और एडिटिंग ऑफ चॉइसेस एम्स फॉर फर्स्ट एंड सेकंड राउंड्स विल बी ओपन फ्रॉम 11 AM 23 September 2022 टू 5 PM 24 September 2022। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर ही दिया है। तो जो जिसको भी चॉइस एडिट करनी है, जिसको भी अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है फर्स्ट राउंड के लिए, वो 24 सितंबर तक कर सकता है। 23 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा आपका, यानी कि कल सुबह 11 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। चाहे आपको एडिट करना हो चॉइसेस को, चाहे आपको अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना हो, जिसने मॉक राउंड का रजिस्ट्रेशन नहीं करा। बाकी जिसने मॉक राउंड में रजिस्ट्रेशन कर लिया था उसको फर्स्ट राउंड के लिए कोई भी अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है।
बस अगर आपको करना है कि मतलब चॉइस में अगर कोई चेंज करना है तब आप कर सकते हो, और अगर आप नहीं करोगे तो आपकी चॉइसेस एज इट इज ही रहेंगी और वो आपकी फर्स्ट राउंड के लिए सबमिट हो जाएंगे। क्लियर है? द अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन ऑफ फर्स्ट राउंड विल बी ऑन 29 सितंबर 2022। तो इसका जो फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट है, जो आपका एक्चुअल फर्स्ट राउंड होगा, उसका जो रिजल्ट है वो 29 सितंबर को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। आई होप कि मैं आपके सारे डाउट्स और जो है क्वेरीज वो सॉल्व कर पाया। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो यू कैन आस्क मी पर्सनली, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको सारी चीज अच्छे से समझ आ गई तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएंगे उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।